बीबी रो रो कर हलकान हो रही थी। आंसू बेरोकटोक गालों पर निकल खड़े हुए थे। मुझे कोई खुशी रास नहीं आती। मेरा नसीब ही ऐसा है। जो खुशी मिलती है ऐसी मिलती है कि गोया कोका कोला की बोतल में रेत मिला दी हो किसी ने। बीबी की आंखें सुर्ख साटन की तरह चमक रही थी और सांसों में दमे के उखड़ेपन की सी कैफियत थी। पास ही पप्पू बैठा खांस रहा था। काली खांसी नामुराद का हमला जब भी होता बेचारे का मुंह खांस खांस कर बैंगन सा हो जाता। मुंह से राल बहने लगता और हाथ पाव एंड से जाते। अम्मी सामने चुपचाप खिड़की में बैठी उन दिनों को याद कर रही थी जब वो एक डीसी की बीवी थी और जिला के तमाम अफसरों की बीवियां उनकी खुशामद करती थी। वो बड़ी बड़ी तकरीबों में मेहमाने खुसूसी हुआ करती और लोग उनसे दरख्त लगवाते, रिबन कटवाते, इनामात तकसीम करवाते। प्रोफेसर साहब हर तीसरे मिनट मध्यम सी आवाज में पूछते, लेकिन आखिर बात क्या है? बीबी हुआ क्या है? वो प्रोफेसर साहब को क्या बताती कि दूसरों के उसूल अपनाने से अपने उसूल बदल नहीं जाते, सिर्फ उन पर गिलाफ बदल जाता है। सितार का गिलाफ, मशीन का गिलाफ, तकिए का गिलाफ। दरख्त को हमेशा जड़ों की जरूरत होती है। अगर उसे क्रिसमस ट्री की तरह यूं ही दाब दाब कर मिट्टी में खड़ा कर देंगे तो कितने दिन खड़ा रहेगा? बिल आधिर तो गिरेगा ही। वो अपने प्रोफेसर मियाँ को क्या बताती कि उस घर से रस्सा तुड़वा कर जब वो बानो बाजार पहुंची थी और जिस वक्त वो रबड़ की हवाई चप्पलों का भाव 4 आने कम करवा रही थी, तो क्या हुआ था? उसके बेवाई फटे पांव टूटी चप्पलों में थे। हाथों के नाखूनों में बर्तन माज कर कीच जमी हुई थी। सांस में प्याज के बासी लच्छों की बू थी। लमीज के बटन टूटे हुए और दुपट्टे की लैस उधड़ी हुई थी। इस मांदे हाल में जब वो बानो बाजार के नाके पर खड़ी थी तो क्या हुआ था? यूं तो दिन चढ़ते ही रोज कुछ न कुछ होता ही रहता था, पर आज का दिन भी वूब रहा। इधर पिछली बात भूलती थी, उधर नया थप्पड़ लगता था। इधर थप्पड़ की टीस कम होती थी, उधर कोई चुटकी काट लेता था। जो कुछ बानो बाजार में हुआ वो तो फकत फुल स्टॉप के तौर पर था। सुबह सवेरे ही संतो जमादारनी ने बरामदे में घुसते ही काम करने से इनकार कर दिया। राण से इतना ही तो कहा था कि नालियां साफ नहीं होती, जरा ध्यान से काम किया कर। बस झाड़ू वहीं पटक कर बोली, मेरा हिसाब कर दे जी। कितनी ढिदमते की थी बदबख्त की। सुबह सवेरे तामचीनी के मग में एक रस के साथ चाय, रात के जूठे चावल और बासी सालन रोज का बंधा हुआ था। 6 महीने की नौकरी में 3 नायलान जाली के दुपट्टे, अम्मी के पुराने स्लीपर और प्रोफेसर साहब की धमीज ले गई थी। किसी को जुर्रत न थी कि उसे जमादारनी कहकर बुला लेता। सबका संतो संतो कहते मुंह सूखता था। पर वो तो तोते की सगी फूफी थी। ऐसी सफेद चश्म वादे हुई कि फौरन हिसाब कर। झाड़ू बदल में दाब, सर पर सिल्फची धर ये जा वो जा। बीबी का ख्याल था कि थोड़ी देर में आकर पांव पकड़ेगी, मुआफी मांगेगी और सारी उम्र की गुलामी का अहद करेगी। भला ऐसा घर उसे कहाँ मिलेगा? पर वो तो ऐसी दफान हुई कि दोपहर का खाना पककर तैयार हो गया, पर संतो महारानी न लौटी। सारे घर की सफाइयों के अलावा गुसलड़ाने भी धोने पड़े और कमरों में टॉकी भी फेरनी पड़ी। अभी कमर सीधी करने को लेटी ही थी कि एक मेहमान बीबी आ गई। मुन्ने की आंख मुश्किल से लगी थी। मेहमान बीबी हुस्न इत्तिफार से जरा ऊंचा बोलती थी। मुन्ना उठ बैठा और उठते ही खांसने लगा। काली खांसी का भी हर इलाज कर देखा था, पर न तो होम्योपैथी से आराम आया न डॉक्टरी इलाज से। हकीमों के कुश्ते और माजून भी रायगा गए। बस एक इलाज रह गया था और ये इलाज संतो जमादारनी बताया करती थी। बीबी
किसी काले घोड़े वाले से पूछो कि मुन्ने को क्या खिलाए, जो कहे सो खिला, दिनों में आराम आ जाएगा। लेकिन बात तो मेहमान बीबी की हो रही थी। उनके आने से सारे घर वाले अपने अपने कमरों से निकल आए और गर्मियों की दोपहर में खुर्शीद को एक बोतल लेने के लिए भगा दिया। साथ ही इतना सारा सौदा और भी याद आ गया कि पूरे 5 रुपए देने पड़े। खुर्शीद पूरे 3 साल से उस घर में मुलाजिम थी। जब आई थी तो बगैर दुपट्टे के खोखे तक चली जाती थी और अब वो बालों में प्लास्टिक के क्लिप लगाने लगी थी। चोरी चोरी पैरों को क्यूटेक्स और मुन्ने को पाउडर लगाने के बाद अपने चेहरे पर बेबी पाउडर इस्तेमाल करने लगी थी। जब खुर्शीद मोटी मलमल का दुपट्टा ओढ़कर हाथ में खाली स्क्वाश की बोतल लेकर सिराज के खोखे पर पहुंची तो सड़कें बेआबाद सी हो रही थी। 5 रुपए का नोट जो उसके हाथ में बत्ती सी बन गया था, नल्दी वाले टीन की ट्रे में धरती हुई खुर्शीद बोली, एक बोतल मिट्टी का तेल ला दो, 707 के साबुन, 3 पान सादा, 4 मीठे, एक नलकी सफेद धागे के 2 लॉलीपॉप और एक बोतल ठंडी ठार 7 अप की। रोड़ी कूटने वाला इंजन भी जा चुका था और कोलतार के 2-3 खाली ड्रम ताज़ा कुटी हुई सड़क पर औंधे पड़े थे। सड़क पर से हिद्दत की वजह से भाप सी उठती नजर आती थी। दाई की लड़की खुर्शीद को देखकर सिराज को अपना गांव याद आ गया। धुले में उसी इज्जत, उसी चाल की सिंदूरी से रंग की नौबालिट लड़की हकीम साहब की हुआ करती थी। टांसे का बुर्का पहनती थी, अंग्रेजी साबुन से मुंह धोती थी और शायद खमीराए गाव जबान और कुश्ताए मरवारीद बमशरबत संदल के इतनी मिकदार में पी चुकी थी कि जहां से गुजर जाती सेब के मुरब्बे की खुशबू आने लगती। गांव में किसी के घर कोई बीमार पड़ जाता तो सिराज इस ख्याल से उसकी बीमार पुरसी करने जरूर जाता कि शायद वो उसे हकीम साहब के पास दवा लेने के लिए भेज दे। जब कभी माँ के पेट में दर्द उठता तो सिराज को बहुत खुशी होती। हकीम साहब हमेशा उस नफ्क की मरीजा के लिए 2 पुड़िया दिया करते थे। एक धाली पुड़िया गुलाब के अर्थ के साथ पीना होती थी और दूसरी सफेद पुड़िया सौंफ के अर्थ के साथ। हकीम साहब की बेटी उमूमन उसे अपने ढत पोस्ट करने को दिया करती। वो उन धतों को लाल डिब्बे में डालने से पहले कितनी देर सूंघता रहता था। उन लिफाफों से भी सेब के मुरब्बे की खुशबू आया करती थी। उस वक्त दाई कर्मों की बेटी गर्म दोपहर में उसके सामने खड़ी थी। ओसारे में सेब का मुरब्बा फैला हुआ था। 5 रुपए का नोट नौदी वाले ट्रे में से उठाकर सिराज ने चपची नजरों से खुर्शीद की तरफ देखा और खंखार कर बोला, एक ही सांस में इतना कुछ कह गई। आहिस्ता आहिस्ता कहो ना, क्या क्या खरीदना है? एक बोतल मिट्टी का तेल, 2 707 साबुन, 3 पान सादा, 4 मीठे, एक नलकी बटरफ्लाई वाली सफेद रंग की, एक बोतल 7 अप की। जल्दी कर, घर में मेहमान आए हुए हैं। सबसे पहले तो सिराज ने खटाक से सब्ज बोतल का ढकना खोला और बोतल को खुर्शीद की जानिब बढ़ाकर बोला, ये तो हो गई बोल। और बोतल क्यों खोली तूने? अब बीबी जी नाराज होंगी। मैं समझा कि खोल कर देनी है। मैंने कोई कहा था तुझे खोलने के लिए? अच्छा अच्छा बाबा, मेरी गलती थी। ये बोतल तू पी ले, मैं ढकने वाली और दे देता हूँ तुझे। जिस वक्त खुर्शीद बोतल पी रही थी, उस वक्त बीबी का छोटा भाई अजहर उधर से गुजरा। उसे स्ट्रॉ से बोतल पीते देखकर वो मेन बाजार जाने की बजाय उल्टा चौधरी कॉलोनी की तरफ लौट गया और एन टाइप के क्वार्टर में पहुंचकर बरामदेही से बोला, बीबी, आप यहाँ बोतल का इंतजार कर रही हैं और वो लाडली वहाँ खोखे पर खुद बोतल पी रही है स्ट्रॉ लगाकर। भाई तो अखबार वाले के फराइज सरंजाम देकर साइकिल पर चला गया, लेकिन जब 2 रुपए 13 आने की रेजगारी मुट्ठी में दबाए, दूसरे हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल और बुक्कल में 707 साबुन के साथ 7 अप की बोतल लिए खुर्शीद आई तो संतो जमादारनी के हिस्से का गुस्सा भी खुर्शीद पर ही उतरा।
इतनी देर लग जाती है तुझे खोखे पर। बड़ी भीड़ थी जी। सिराज के खोखे पर इस वक्त बहुत लोगों के मेहमान आए हुए हैं जी। समनाबाद में वैसे ही मेहमान बहुत आते हैं। सब नौकर बोतलें ले जा रहे थे। झूठ न बोल कमबख्त, मैं सब जानती हूँ। गुरशीद का रंग फर हो गया। क्या जानती हैं जी आप? अभी खोखे पर खड़ी तू बोतल नहीं पी रही थी। गुरशीद की जान में जान आई। फिर वो बिफर कर बोली, वो मेरे पैसों की थी जी। आप हिसाब कर दे जी, मेरा मुझसे ऐसी नौकरी नहीं होती। बीबी तो हैरान रह गई। संतों का जाना गोया खुर्शीद के जाने की तमहीद थी। लम्हों में बात यूं बढ़ी कि मेहमान बीबी समेत सब बरामदे में जमा हो गए और कतरन भर लड़की ने वो जबान दराज की कि जिन मेहमान बीबी पर बोतल पिलाकर रोब गांठना था वो उल्टा उस घर को देखकर घायल हो गईं कि बदनज़मी, बेतरतीबी और बदतमीजी में ये घर हरफ़े आखिर है। आनन फानन मकान नौकरानी के बगैर सुना सुना हो गया। उधर जमादारनी और खुर्शीद का रंज तो था ही, ऊपर से पप्पू की खांसी दम न लेने देती थी। जब तक खुर्शीद का दम था कम-अज़-कम उसे उठाने पुचकारने वाला तो कोई मौजूद था। अब कफगीर तो छोड़ छाड़ के बच्चे को उठाना पड़ता। उसे भी काली खांसी का दौरा पड़ता तो रंगत बैंगन की सी हो जाती। आंखें सुरखा सुर्ख निकल आती और सांस यूं चलता जैसे कटी हुई पानी की ट्यूब से पानी रिस-रिस के निकलता है। सारा दिन वो यही सोचती रही कि आखिर उसने कौन सा गुनाह किया है जिसकी पादाश में उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वालियां तो ऐसी थी गोया रेशम पर चलने से पाँव में छाले पड़ जाएं, और यहाँ वो कपड़े धोने वाले थापे की तरह करहत हो चुकी थी। रात को पलंग पर लेटती तो जिस्म से अंगारे झड़ने लगते। बदबख्त खुर्शीद के दिल में तरस आ जाता तो 2-4 मिनट दुखती कमर में मुक्कियां मार देती, वरना उई करते नींद आ जाती और सुबह फिर वही सफ़ेदपोश गरीबों की सी जिंदगी और तंदूर में लगी हुई रोटियों की सी सेंक। उस रोज दिन में कई मर्तबा बीबी ने दिल में कहा, हमसे अच्छा घराना नहीं मिलेगा तो देखेंगे। अभी कल बरामदे में आई बैठी होंगी दोनों काले मुंह वालियां, पर उसे अच्छी तरह मालूम था कि उससे अच्छा घर मिले न मिले वो दोनों अब लौट कर न आएंगी। सारे घर में नजर दौड़ाती तो छत के जालों से लेकर रुकी हुई नाली तक और टूटी हुई सीढ़ियों से लेकर अंदर टप टप बरसने वाले नलके तक अजीब कस्मपुरसी का आलम था। हर जगह एक आंच की कसर थी। 3 कमरों का मकान जिसके दरवाजों के आगे ढीली डोरों में धारीदार पर्दे पड़े थे, अजीब सी जिंदगी का सुराग देता था। न तो ये दौलत थी और न ही ये गरीबी थी। रद्दी के अखबार की तरह उसका चक्षुष खत्म हो चुका था। जब तक अब्बा जी जिंदा थे और बात थी। कभी कभार मायका जाकर खुली हवा का एहसास पैदा हो जाता। अब तो अब्बा जी की वफात के बाद अम्मी, अजहर और मुन्नी भी उसके पास आ गए थे। अम्मी ज्यादा वक्त पिछली पोजीशन याद करके रोने में बसर करती। जब रोने से फरागत होती तो वो अड़ोस पड़ोस में ये बताने के लिए निकल जाती कि वो एक डिप्टी कमिश्नर की बेगम थी और हालात ने उन्हें यहाँ समनाबाद में रहने पर मजबूर कर दिया है। मुन्नी को मिट्टी खाने का आरिज़ा था। दीवारें खुरच खुरच कर खोखली कर दी थी। नामुराद सीमेंट का पक्का फर्श अपनी नर्म नर्म उंगलियों से कुरेद कर धर देती। बहुत मिर्चें खिलाईं। कुनैन मिली मिट्टी से जियाफत की। होंठों पर दहकता हुआ कोयला रखने की धमकी दी, पर वो शेर की बच्ची मिट्टी को देखकर बुरी तरह रेशादत्मी होती। अजहर जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, जब उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3rd डिवीजन के 22 इनकार कर दिया तो दिन रात मामबेटा मरहूम डीसी साहब को याद करके रोते रहे। उनके एक फोन से वो बात बन जाती जो प्रोफेसर फर्र के कई फेरों से न बनी। अम्मी तो दबी जबान में कई बार यहाँ तक कह चुकी थी कि ऐसा दामाद किस काम का जिसकी सिफारिश ही शहर में न चले।
नतीजे के तौर पर अजहर ने पढ़ाई का सिलसिला मुनक्ते कर लिया। प्रोफेसर साहब ने बहुत समझाया पर उसके पास तो बाप की निशानी एक मोटरसाइकिल था। चंद एक दोस्त थे जो सिविल लाइंस में रहते थे, वो भला क्या कॉलेज वाले जाता। इस सारे माहौल में प्रोफेसर फर्र कीचड़ का कवल थे। लंबे धत के दुबले-पतले प्रोफेसर, सियाह आंखें जिनमें तजस्सुस और शफकत का मिलाजुला रंग था। उन्हें देखकर खुदा जाने क्यों रेगिस्तान के गल्लाबान याद आ जाते। वो उन लोगों की तरह थे जिनके आदर्श वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ जाते, जो इसलिए महकमाए तालीम में नहीं जाते कि उनसे CSP का इम्तिहान पास नहीं हो सकता। वो दौलत कमाने के कोई बेहतर गुर नहीं जानते। उन्होंने तो तालीम तदरीस का पेशा इसलिए चुना था कि उन्हें नौजवानों की पुरतजस्सुस आंखें पसंद थी। उन्हें फर्स्ट ईयर के वो लड़के बहुत अच्छे लगते थे जो गांव से आते थे और आहिस्ता आहिस्ता शहर के रंग में रंगे जाते थे। उनके चेहरों से जो जहानत टपकती थी, धरती के दरीब रहने की वजह से उनमें जो दो चार किस्म की अक्ल थी। प्रोफेसर फर्र उन्हें सेटल करने में बड़ा लुत्फ हासिल करते थे। वो तालीम को मीलादुन्नबी का फंक्शन समझते, जब घर घर दिए जलते हैं और रोशनी से खुशी की खुशबू आने लगती है। उनके साथी प्रोफेसर जब स्टाफ रूम में बैठकर थालिस हैवनॉट्स के अंदाज में नौदौलती सोसाइटी पर तबसरा करते तो वो खामोश रहते, क्योंकि उनका मसलक लोई पॉस्चर का मसलक था, कोलंबस का मसलक था। उनके दोस्त जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सिलेक्शन ग्रेड की बातें करते तो प्रोफेसर फर्र मुंह बंद किए अपने हाथों पर निगाहें जमा लेते। वो तो उस जमाने की निशानियों में से रह गए थे जब शागिर्द अपने उस्ताद के बराबर बैठ न सकता था, जब उस्ताद के आशीर्वाद के बगैर शांति का तसव्वुर भी गुनाह था, जब उस्ताद खुद कभी हुसूल दौलत के लिए नहीं निकलता था लेकिन ताजदार उसके सामने दो जानू आकर बैठा करते थे, जब वो शाह जहांगीर के दरबार में मियां मीर साहब की तरह कहता कि ए शाह, आज तो बुला लिया है पर अब शर्त इनायत यही है कि फिर कभी न बुलाना। जब उस्ताद कहता ए हाकिम वक्त, सूरज की रोशनी छोड़कर खड़ा हो जा। जब बीबी ने पहली बार प्रोफेसर फर्र को देखा था तो फर्र की नज़रों का मज्जूबाना हुस्न शहद की मक्खियों जैसा, जज्बाए विदमत और सूफिया इकराम जैसा अंदाज़े गुफ्तगू उसे ले डूबा। बीबी उन लड़कियों में से थी जो दर्द से मुशाबह होती हैं। दर्द चाहे कैसा ही आसमान छूने लगे, बिलादिर मिट्टी के किसानों को निचोड़ता ही रहता है। वो चाहे कितने ही छतनार क्यों न हो, बिलादिर उसकी जड़ों में नीचे उतरते रहने की हवस बांधी रहती है। और फिर प्रोफेसर का आदर्श कोई मांगे का कपड़ा तो था नहीं कि मुस्तार लिया जाता, लेकिन बीबी तो हवा में झूलने वाली डालियों की तरह यही सोचती रही कि उसका धरती के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो हवा में जिंदा रह सकती है, मोहब्बत उनके लिए काफी है। तब अब्बा जी जिंदा थे और उनके पास शीशों वाली कार थी। जिस रोज वो BA की डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकली तो उसके अब्बा जी साथ थे। उनकी कार रश की वजह से अजायब घर की तरफ खड़ी थी। मॉल को क्रॉस करके जब वो दूसरी जानिब पहुंचे तो फुटपाथ पर उसने प्रोफेसर को देखा। वो झुके हुए अपनी साइकिल का पैडल ठीक कर रहे थे। सर, सलाम अलैकुम। फर्र ने सर उठाया और ज़हीन आंखों में मुस्कुराहट आ गई। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो आपको। सियाह गाउन में वो अपने आप को बहुत मुअज़्ज़ महसूस कर रही थी। सर, मैं ले चलूं आपको? बड़ी सादगी से फर्र ने सवाल किया। आप साइकिल चलाना जानती हैं? साइकिल पर नहीं जी, मेरा मतलब है कार खड़ी है जी मेरी। फर्र सीधा खड़ा हो गया और बीबी उसके कंधे के बराबर नजर आने लगी। देखिए मिस, उस्तादों के लिए कारों की जरूरत नहीं होती। उनके शागिर्द कारों में बैठकर दुनिया का निजाम चलाते हैं। उस्तादों को देखकर कार रोकते हैं, लेकिन उस्ताद शागिर्दों की कार में कभी नहीं बैठता, क्योंकि शागिर्द से उसका रिश्ता दुनियावी नहीं होता।
उस्ताद का आसाइश से कोई तल्लुक नहीं होता। वो मृगशाला पर सोता है, बड़ के दरख्त तले बैठता और जौ की रोटी खाता है। बीबी को तो जैसे होंठों पर भड़ डस गई। अभी चंद सानिये पहले वो हाथों में डिग्री लेकर फुल साइज फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम बना रही थी, और अब ये गाउन, ये ऊंचा जोड़ा, ये डिग्री, सब कुछ नफरतंगेज बन गया। जब माल रोड पर एक फोटोग्राफर की दुकान के आगे कार रोककर अब्बा जी ने कहा, एक तो फाइज साइज तस्वीर खिंचवा लो और एक पोर्ट्रेट। अभी नहीं अब्बा जी, मैं परसों अपनी दोस्तों के साथ मिलकर तस्वीर खिंचवाऊंगी। सुबह की बात पर नाराज हो अभी तक? अब्बा जी ने सवाल किया। नहीं जी, वो बात नहीं है। सुबह जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अब्बा जी ने दबी जबान में कहा था कि वो कन्वोकेशन के बाद उसे फोटोग्राफर के पास न ले जा सकेंगे क्योंकि उन्हें कमिश्नर से मिलना था। इस बात पर बीबी ने मुंह थोथा लिया था और जब तक अब्बा जी ने वादा नहीं कर लिया तब तक वो कार में सवार न हुई थी। अब कार फोटोग्राफर की दुकान के आगे खड़ी थी। अब्बा जी उसकी तरफ का दरवाजा खोले खड़े थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाने की तमन्ना आप ही आप मर गई। बीए करने के बाद कॉलेज का माहौल दूर रह गया। ये मुलाकात भी गर्दालूद हो गई और ढालेबंद ताकेनिस्या पर भी धरी रह जाती अगर अचानक किताबों की दुकान पर एक दिन उसे प्रोफेसर फर्र नजर न आ जाते। वो हस्बैमामूल सफ़ेद गमीज हाकी पतलून में मलबूस थे। रोमन नोज पर ऐनक टिकी हुई थी और वो किसी किताब का दौर से मुताला कर रहे थे। बीबी अपनी 2-3 सहेलियों के साथ दुकान में दाखिल हुई। उसे वीमन एंड होम किस्म के रिसाले दरकार थे। ईद कार्ड और स्टिच क्राफ्ट के पंफलेट खरीदने थे। लो कैलोरी डाइट किस्म की ऐसी किताबों की तलाश थी जो सालों में बढ़ाया हुआ वजन हफ्तों में घटा देने के मशवरे जानती हैं, लेकिन अंदर घुसते ही गोया आईने का लश्कारा पड़ा। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मठ के भिक्षु ने जवाब दिया। आपने मुझे शायद पहचाना नहीं सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ जी। लमर जुबैरी, उसने दोस्तों की तरफ ढिफ़्फ़त से देखकर कहा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है लमर। बीबी क्या कर रही हैं आप इन दिनों? मैं जी कुछ नहीं जी सर। एक सहेली ने आगे चलने का इशारा किया। दूसरी ने कमर में चुटकी काटी, लेकिन वो तो इस तरह खड़ी थी गोया किसी फिल्म स्टार के आगे ऑटोग्राफ लेने खड़ी हो। आप में नहीं कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में? इसकी तो शादी हो रही है सर। खी करके सारी कबूतरजादियां हंस दी। बीबी ने धातिलाना नजरों से सबको देखा और बोली, झूठ बोलती है जी, मैं तो GMA करूंगी। अब प्रोफेसर मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। जवान चेहरे पर बुढ़ापे की मतानत आ गई। देखिए, पढ़ी लिखी लड़कियों का वो रोल नहीं है जो आजकल की लड़कियां अदा कर रही हैं। आपको शादी के बाद याद रखना चाहिए कि तालीम सोने का जेवर नहीं है जिसे बैंक के लॉकर्स में बंद कर दिया जाता है, बल्कि ये तो जादू की वो अंगूठी है जिसे जिस ददर रगड़ते चले जाओ उसी ददर खुशियों के दरवाजे खुलते जाते हैं। आपको इस तालीम की ज़कात देना होगी। इसे दूसरों के साथ शेयर करना होगा। बात बहुत मामूली और सादा थी। इस नौयत की बातें उमूमन औरतों के रिसालों में छपती रहती हैं, लेकिन फर्र की आंखों में, उसकी बातों में वो हुस्न था जो हमेशा सच्चाई से पैदा होता है। जब वो पंफलेट और वजन घटाने की 3 किताबें लरीद कर कार में आ बैठी तो उसकी नजरों में वही चेहरा था, वो भीगी भीगी आवाज थी। प्रोफेसर फर्र को देखने की कोई सूरत बारी न थी, लेकिन उसकी आवाज की लहरें उसे हर लहजा ज़ेरे आब किए देती थी। उठते बैठते, जागते सोते, वही शिकारी कुत्ते जैसा सुता हुआ चेहरा, अंदर को धंसी हुई चमकदार आंखें और खुश्क होंठ नजरों के आगे घूमने लगे। फिर ये चेहरा भुलाए न भूलता और वो अंदर ही अंदर बल खाई रस्सी की तरह मरोड़ी जाती।
उन्हीं दिनों उसने फैसला किया कि वो पॉलिटिकल साइंस में एमए करेगी। हालांकि उसके घर वाले एक अच्छे बर की तलाश में थे। हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। डिप्टी कमिश्नर रिटायर होकर भी ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी से मुशाबिह होता है। अब्बा जी के मालूमता को गो अंदर से घुन लग चुका था, लेकिन हैसियत उर्फी बहुत थी। नौकर चाकर कम हो गए थे। सोशल लाइफ भी पहले सी न रही थी। फंक्शनों के कार्ड भी कम ही आते, लेकिन रिश्ते डीसी साहब की बेटी के चले आ रहे थे और आला से आला आ रहे थे। उसकी अम्मी गो पढ़ी लिखी औरत न थी, लेकिन बासर बारसूख दवातीन की सोहबत ने उसे यूब सेटल कर दिया था। उसमें एक ऐसी खुशैतिमादी और पुरकारी पैदा हो गई थी कि कॉलेजों की प्रोफेसरें उसके होते हुए अपने आप को कमतर करतीं। जिस वक्त बीबी ने पॉलिटिकल साइंस करने पर जिद की तो अम्मी ने जबरदस्त मुखालिफत की। अब्बा जी ने औदमद पर अड़चन पैदा की कि जो लड़की हमेशा पॉलिटिकल साइंस में कमजोर रही है वो इस मजमून में एमए क्यों करेगी। कई घंटों की बहस के बाद अब्बा जी इस बात पर रजामंद हो गए कि वो प्रोफेसर से ट्यूशन ले सकती है। जिस रोज रिटायर्ड डीसी साहब की कार समनाबाद गई तो प्रोफेसर फर घर पर मौजूद न थे। दूसरी मर्तबा जब बीबी की अम्मी गई तो प्रोफेसर साहब किसी सेमिनार में तशरीफ ले जा चुके थे। मुलाकात फिर न हुई। तीसरी बार जब बीबी और अब्बा जी ट्यूशन का तय करने गए तो प्रोफेसर साहब मोंढे पर बैठे हुए मुताले में मसरूफ थे। बाहर के नलके के साथ नीले रंग की प्लास्टिक की ट्यूब लगी हुई थी। ट्यूबवेल का पानी सामने के तंग अहाते में इकट्ठा हो रहा था, लेकिन प्रोफेसर साहब इससे थाफिल मिट्टी शफन में हुरूफ टटोल कर पढ़ रहे थे। पहले अब्बा जी ने हॉर्न बजाया, फिर खानसामा कहकर आवाजें दी। न तो अंदर से कोई बावर्ची किस्म का आदमी निकला और न ही प्रोफेसर साहब ने सर उठाकर देखा। बिलाधिर अब्बा जी ने लिफ्फत के बावजूद दरवाजा खोला और बीबी को साथ लेकर बरामदे के तरफ चले। ट्यूब हालिबन देर से लगी हुई थी और मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। बड़ी एहतियात से धदम धरते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और फिर खंकार कर प्रोफेसर साहब को मुतवज्जह किया। पौन घंटा बैठे रहने के बावजूद न तो अंदर से कोका कोला आया न चाय के बर्तनों का शोर सुनाई दिया। इस बेइतनाई के बावजूद दोनों बाप बेटी सहमे से बैठे थे। शाम गहरी हो चली थी और समनाबादिये घरों के आगे छिड़काव करने में मशगूल थे। हतारसूरत घरों से हर साइज और हर उम्र का बच्चा निकलकर इस छिड़काव को बतौर होली इस्तेमाल कर रहा था। औरतें नायलॉन जाली के दोपट्टे ओढ़े आ जा रही थी। एक ऐसे तबके की जिंदगी जारी थी जो न अमीर था और न ही गरीब। दोनों के दरमियान कहीं मुर्गे बिस्मिल की तरह लटक रहा था। जब बात पढ़ाने तक जा पहुंची तो प्रोफेसर फर बोले, जी हाँ, मैं इन्हें पढ़ा दूंगा बखुशी। अब पहलू बदलकर रिटायर्ड डीसी साहब ने कहा, मुआफ कीजिए प्रोफेसर साहब, लेकिन बात पहले ही वाज़ेह हो जानी चाहिए, यानी आप, मेरा मतलब है आपकी रिम्यूनरेशन क्या होगी। ट्यूशन की फीस को खूबसूरत से अंग्रेजी लफ्ज़ में ढालकर गोया डीसी साहब ने उसमें से जिल्लत की फांस निकाल दी। लेकिन प्रोफेसर साहब का रंग मुतगैर हो गया और वो मोंढे की पुश्त को दीवार से लगाकर बोले, मुझे दरअसल मुझे गवर्नमेंट पढ़ाने का इफ्जाना देती है सर। इसके अलावा मैं ट्यूशन नहीं करता, तालीम देता हूँ। जो चाहे जब चाहे मुझसे पढ़ सकता है। देखिए जनाब, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे पढ़ाने का शौक है। अगर मैं तहसीलदार होता तो भी पढ़ाता, अगर जिले का डीसी होता तो भी पढ़ाता। कुछ लोग पैदाइशी मेरी तरह होते हैं। उनके माथे पर मोहर होती है पढ़ाने की, उनके हाथों पर लकीर होती है पढ़ाने की। बीबी के हल्क में नमकीन आंसू आ गए।
दो भैरतों का मुकाबला था। एक तरफ डीसी साहब की वो डैरत थी जिसे हर जिला के अफसरों ने कलफ लगाई थी। दूसरी जानिब एक आइडियलिस्टिक आदमी की वैरत थी जो घोंगे की तरह अपना सारा घर अपने ही जिस्म पर लाद कर चला करता है और जरा सी आहट पाकर उस घोंगे में गोशानशीन हो जाता है। प्रोफेसर साहब बड़ी भली सी बातें किए जा रहे थे और उसके अब्बाजी मोंडे में यूं बैठे थे जैसे भाग जाने की तदबीरें सोच रहे हों। फाइन आर्ट्स का दौलत की जदीरा अंदोजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ मेरा प्रोफेशन फाइन आर्ट्स का एक शोबा है। इंसान में कल्चर का शौर पैदा करने की सही, इंसान में तहसील इल्म की ख्वाहिश बेदार करना, आम सतह से उठकर सोचना और सोचते रहना एक सही उस्ताद इन नेमतों को बेदार करता है। एक तस्वीर, एक गीत, एक खूबसूरत बुत भी यही कुछ कर पाते हैं। साज बजाने वाले को अगर आप लाख रुपया दें और उस पर पाबंदी लगाए कि वो साज को हाथ न लगाए तो वो थालिबन वो अगर वो जेन्युइन है तो आपकी पेशकश ठुकरा देगा। मैं टीचर हूँ, जेन्युइन टीचर। मैं फेक नहीं हूँ जुबैरी साहब। डीसी साहब अपनी बेटी के सामने हार मानने वाले नहीं थे और जो पेट में न हो तो थालिबन साजिंदा मान जाएगा, फिर वो साजिंदा फेक होगा। पैशन का उसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक न होगा बल्कि थालिबन वो अपने आर्ट को एक तमता, एक पासपोर्ट, एक इश्तिहार की तरह इस्तेमाल करता होगा। अच्छा जी, आप पैसे न लें लेकिन बीबी को पढ़ा तो दिया करें। जी हाँ, मैं बखुशी पढ़ा दूंगा। तो कब आया करेंगे आप? मैं कार भेजवा दिया करूंगा। प्रोफेसर फर्र की आंखें तंग हो गईं और वो हिचकिचाकर बोले, मैं तो कहीं नहीं जाता शाम के वक्त। तो मेरा मतलब है कि आप उसे पढ़ाएंगे कैसे? ये 4-5 के दरमियान किसी वक्त आ जाया करें। मैं पढ़ा दिया करूंगा। बीबी के पैरों तले से यूं जमीन निकली कि उस वक्त तक वापस न लौटी जब तक वो अपने पलंग पर लेटकर कई घंटे तक आंसुओं से स्नान न करती रही। औरत के लिए उमूमन मर्द की कशिश के 3 पहलू होते हैं, बेनियाजी, जहानत और ससाहत। ये तीनों औसाफ प्रोफेसरों में बदरे ज़रूरत मिलते हैं। इसीलिए ऐसे कॉलेजों में जहां मजलूत तालीम हो लड़कियां उमूमन अपने प्रोफेसरों की मोहब्बत में मुब्तिला हो जाती हैं। इस मोहब्बत का चाहे कुछ नतीजा न निकले लेकिन हीरोशिप की तरह इसका असर उनके जहनों में अब्दी होता है। जिस तरह मिल्कियत जाहिर करने के लिए पुराने जमाने में घोड़ों को दाग दिया जाता था, उसी तरह उस रात बीबी के दिल पर मुहरे फर लग गई। अब्बाजी हर आने जाने वाले से प्रोफेसर फर के अहमदपन की दास्तान यूं सुनाने बैठ जाते जैसे ये भी कोई वियतनाम का मसला हो। उनके मिलने वाले प्रोफेसर फर की बातों पर धूप हंसते। बीबी को शुबह हो चला था कि उन्होंने बेटी को ट्यूशन की इजाजत न दी थी, फिर भी अंदर ही अंदर अब्बाजी फर की शख्सियत से मरोब हो चुके थे। एक दिन जब बीबी अपनी सहेली से मिलने समनाबाद गई और सामने वाली लाइन में उसे प्रोफेसर फर का मकान दिखाई दिया तो अचानक उसके दिल में एक जबरदस्त ख्वाहिश उठी। वो धूप जानती थी कि उस वक्त प्रोफेसर साहब कॉलेज जा चुके होंगे। फिर भी वो घर के अंदर चली गई। सारे कमरे खुले पड़े थे। लंबे कमरे में एक चारपाई बिछी थी जिसका एक पाया गायब था और उसकी जगह ईंटों की थट्टी लगी हुई थी। तीनों कमरों में किताबें ही किताबें थीं। हर साइज, हर पेपर और हर तरह की प्रिंटिंग वाली किताबें। इन किताबों को दुरुस्तगी के साथ आरास्ता करने की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ बीबी के दिल में उठी। जस्ती ट्रंक पर पड़े हुए कपड़े, जर्दरू छिपकलियां जो बड़ी आज़ादी से छत से झांक रही थी, और कोनों में लगे हुए जाले। इन चीज़ों का बीबी पर बहुत गहरा असर हुआ। बावर्चीखाने से कुछ जलने की खुशबू आ रही थी लेकिन पकाने वाला देगची स्टोव पर रखकर कहीं गया हुआ था। बीबी ने थोड़ा सा पानी देगची में डाला और सहेली से मिले बगैर आ गई।
जिस रोज बीबी ने प्रोफेसर फर से शादी करने का फैसला किया, उसी रोज जमाली मलिक का रिश्ता भी आ गया। जमाली मलिक लाहौर के एक नामी गिरामी होटल में मैनेजर थे। बड़ी प्रेस की हुई शख्सियत थी। अपनी पतलून की क्रीज की तरह, अपने चमकदार बूटों की तरह जगमगाती हुई शख्सियतों किसी टूथपेस्ट का इश्तिहार नजर आते थे। साफ सुथरे दांतों की चमक हमेशा चेहरे पर रहती। जमाली मलिक अपने होटल की तंजीम, सफाई और सर्विस का सिंबल थे। एयर कंडीशन्ड लॉबी में फिरते हुए, मध्यम बत्तियों वाली बार में सरप्राइज विजिट करते हुए, लिफ्ट के बटन दबाते हुए, डाइनिंग हॉल में वीआईपीज़ के साथ पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू करते हुए, उनका वजूद कटग्लास के फानूस की तरह खूबसूरत और चमकदार था। जिस रोज उस बड़े होटल के बड़े मैनेजर ने बीबी के ढांदान को खाने की दावत दी, उसी रोज ड्राई क्लीनर से वापसी पर बीबी की मुठभेड़ प्रोफेसर फर के साथ हो गई। वो फुटपाथ पर पुरानी किताबों वाली दुकानों के सामने खड़े थे और एक पुराना सा मुसव्वदा देख रहे थे। उनसे 5 कदम 6 कदम दूर हर माल मिले 8 आने वाला चीख चीख कर सबको बुला रहा था। जरा सा हटकर वो दुकान थी जिसमें सुर्ख चोचों वाले हरियल तोते, अफ्रीटा की सुर्ख चिड़िया और खूबसूरत लक्के कबूतर गुटरगू गुटरगू कर रहे थे। प्रोफेसर साहब पर सारे बाजार का कोई असर न हो रहा था और वो बड़े इन्हिमाक से पढ़ने में मशगूल थे। कार पार्क करने की कोई जगह न थी। बिल आधिर महकमाए तालीम के दफ्तर में जाकर पार्क करवाई और पैदल चलती हुई प्रोफेसर फर तक जा पहुंची। पुरानी किताबें बेचने वाले दूर दूर तक फैले हुए थे। किरमरुदा किताबों के ढेर थे। ऐसी किताबें और रिसाले भी थे जिन्हें अमरीकन वतन लौटने से पहले शेरों के हिसाब से बेच गए थे और जिनके सफ़े भी अभी न खुले थे। सलाम अलैकुम सर। चौंक कर सर ने पीछे देखा तो बीबी शर्मिंदा हो गई। अल्लाह, इस प्रोफेसर की आंख में कभी तो पहचान की किरण जागेगी। हर बार नए सिरे से अपना तारुफ तो न करवाना पड़ेगा। आप इतनी धूप में खड़े हैं सर। प्रोफेसर ने जेब से एक बोसीदा और गंदा रुमाल निकालकर माथा साफ किया और आहिस्ता से बोले, इन किताबों के पास आकर गर्मी का एहसास बानी नहीं रहता। बीबी को अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हुई क्योंकि जब कभी वो पढ़ने बैठती तो हमेशा गर्दन पर पसीने की नमी सी आ जाती और उसे पढ़ने से उलझन होने लगती। आपको कहीं जाना हो तो जी मैं छोड़ आऊं आपको। नहीं, मेरा साइकिल है साथ। शुक्रिया। बात कुछ भी न थी। फुटपाथ पर पुरानी किताबों की दुकान के सामने एक बेनियाज 6 फुटे प्रोफेसर के साथ, जिसके कालर पर मैल का निशान था, एक सरसरी मुलाकात थी चंद सानिये भर की। लेकिन इस मुलाकात का बीबी पर तो अजीब असर हुआ। सारा वजूद तहलील होकर हवा में मिल गया। कंधों पर सर न रहा और पाँव में हिलने की सकत न रही थी। हालांकि प्रोफेसर फर ने उससे एक बात भी ऐसी न की जो बज़ाहिर तवज्जोहतलब होती, पर बीबी के तो माथे पर जैसे उन्होंने अपने हाथ से चंदन का टीका लगा दिया। खोई खोई सी घर आई और गायब सी बड़े होटल पहुंच गई। जब वो शमूस की साड़ी पहने आईनाखाने से लॉबी में पहुंची तो दरअसल वो ऑक्सीजन की तरह एक ऐसी चीज बन चुकी थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जमाली मलिक साहब शार्क स्किन के सूट में मलबूस, कालर में कार्नेशन का फूल लगाए, घुटनों पर कल्फशुदा सर्वेट रखे इतने ठोस नजर आ रहे थे कि सामने मेज पर कोहनियां टिकाए झींगे का पुलाव और चॉप सूटी खाने वाली लड़की पर उन्हें सुबह तक न हो सका और वो जान ही न सके कि मुसलसल बातें करने वाली लड़की दरअसल होटल में मौजूद ही नहीं है। अगर बीबी की शादी जमाली मलिक से हो जाती तो कहानी आइसिंग लगे केक की तरह दिलावेज होती। लिफ्ट की तरह ऊपर की मंजिलों को चढ़ने वाली, स्विमिंग पूल के उस तत्ते की तरह जिस पर चढ़कर हर तैरने वाला समरसॉल्ट करने से पहले कई फुट ऊपर चला जाया करता है। लेकिन शादी तो बीबी की प्रोफेसर फर्र से हो गई।
डीसी साहब की बेटी का ब्याह उसकी पसंद का हुआ और इस शादी की दावत होटल में दी गई जिसके मैनेजर जमाली साहब थे। दुल्हन के घर वालों ने 4 डीलक्स किस्म के कमरे 2 दिन पहले से बुक कर रखे थे और बड़े हाल में, जहां रात का ऑर्केस्ट्रा बजा करता है, वहीं दूल्हा दुल्हन के एजाज में बहुत बड़ी दावत रही। निकाह भी होटल में ही हुआ और रुखसती भी होटल ही से हुई। सारी शादी का हंगामा मफकूद था। एक ठंड का, एक दामोशी का एहसास मेहमानों पर तारी था। ठंडे ठंडे हाल में यकबस्ता कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए सर्द महर से मेहमानों से मिलकर बीबी अपने मियाँ के साथ समनाबाद चली गई। लेकिन इस रुखसती से पहले एक और भी छोटा सा वाकया हुआ। निकाह से पहले जब दुल्हन तैयार की जा रही थी और उसे जेवर पहनाया जा रहा था, उस वक्त बिजली अचानक फ्यूज हो गई। पहले बत्तियां गईं, फिर एयर कंडीशनर की आवाज बंद हो गई। चंद सानिये तो कानों को सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन फिर लड़कियों का गिरोह कुछ तो गर्मी के मारे और कुछ मोमबत्तियों की तलाश में बाहर चला गया। अंधेरे कमरे में एक आरास्ता दुल्हन रह गई। इर्द गिर्द खुशबू का एहसास बाकी रहा और बारी सब कुछ गायब हो गया। बत्तियां पूरे आधे घंटे बाद आईं। अब खुदा जाने ये जमाली मलिक की स्कीम थी या वापड़ा वालों की साजिश थी। बिजली चले जाने के कोई 10 मिनट बाद बीबी के दरवाजे पर दस्तक हुई। डरी हुई आवाज में बीबी ने जवाब दिया, कम इन। हाथ में शमदान लिए जमाली मलिक दाखिल हुआ। उसने आधी रात जैसा गहरा नीला सूट पहन रखा था। कॉलर में कार्नेशन का फूल था और उसके आते ही तंबाकू मिली कोई तेज सी खुशबू कमरे में फैल गई। बीबी का दिल जोर जोर से बजने लगा। मैं ये बताने आया था कि हमारा जनरेटर खराब हो गया है। थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? वो खामोश रही। मैं ये कैंडल स्टैंड आपके पास रख दूं? इस बात में बीबी ने सर हिला दिया। जमाली मलिक ने शमदान ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। जब 5 मोमबत्तियों का अक्स बीबी के चेहरे पर पड़ा और कनखियों से उसने आईने की तरह देखा तो लम्हा भर को तो अपनी सूरत देखकर वो खुद हैरान सी रह गई। आपकी सहेलियां किधर गईं? वो नीचे चली गई हैं शायद। अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं चंद मिनट। बीबी ने इस बात में सर हिला दिया। वो अपालो की तरह वजीहा था। जब उसने एक घुटने पर दूसरा घुटना रखकर सर को सोफे की पुश्त से लगाया तो बीबी को अजीब किस्म की कशिश महसूस हुई। जमाली मलिक के हाथ में सारे होटल की मास्टर चाबियां थी और उसकी बड़ी सी अंगूठी नीम रोशनी में चमक रही थी। इस नामोश खूबसूरत आदमी को बीबी ने अपने निकाह से आध घंटा पहले पहली बार देखा और उसकी एक नज़र ने उसे अपने अंदर इस तरह जज्ब कर लिया जैसे स्याहीचूस स्याही को जज्ब करता है। मैं आपको मुबारकबाद पेश कर सकता हूँ, उसने मुस्तरिब नज़रों से बीबी को देखकर पूछा। वो बिल्कुल चुप रही। लड़कियां, धांस कर आप जैसी लड़कियों को एक बड़ा जोम होता है और इसी एक जोम के हाथों वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। नकली पलकों वाले बोझल पपोटे उठाकर बीबी ने पूछा, कैसी गलती? कुछ लड़कियां महज ऋषि साधुओं की तपस्या तोड़ने को खुशी की मेराज समझती हैं। वो समझती है कि किसी की बेनियाजी की ढाल में सुराड़ करके वो सुकून मेराज को पा लेंगी। किसी के तडवा को बर्बाद करना खुशी के मुतरादिश नहीं है। किसी के जोहद को इज्जोइंकिसारी में बदल देना कुछ अपनी राहत का बाइस नहीं, हाँ दूसरों के लिए एहसास शिकस्त का बाइस हो सकती है ये बात। चाबियां हाथ में घूम फिर रही थी। जहानत और ससाहत का दरिया रवा था। ये जोम औरतों में, लड़कियों में कब खत्म होगा? मेरा ख्याल था आप ज़हीन हैं, लेकिन आप भी वही गलती कर बैठी हैं जो आम लड़की करती है। आप भी तौबा शिकन बनना चाहती हैं। मुझे प्रोफेसर फर्र से मोहब्बत है। मोहब्बत? आप प्रोफेसर फर्र को ये बताना चाहती हैं
कि अंदर से वो भी गोश्तपोस्त के बने हुए हैं। अपने तमाम आइडियल्स के बावजूद वो भी खाना खाते हैं, सोते हैं और मोहब्बत करते हैं। उनका कोट ऑफ आर्मर इतना सख्त नहीं जिस कदर वो समझते हैं। वो चाहती थी कि जमाली मलिक से कहे कि तुम कौन होते हो मुझे प्रोफेसर फर्र के मुतल्लिक कुछ कहने वाले। तुम्हें क्या हद पहुंचता है कि यहाँ लेदर के सोफे से पुश्त लगाकर सारे होटल के मास्टर चाबियां हाथ में लेकर इतने बड़े आदमी पर तबसरा करो, लेकिन वो बेबस सुने जा रही थी और कुछ कह नहीं सकती थी। मैं प्रोफेसर साहब से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ सुना है उससे यही अंदाजा लगाया है कि वो अगर मुजर्रिद रहते तो बेहतर होता। औरत तो वाह तवक्कुआत से वाबस्ता कर लेने वाली शय है। वह भला इस सिन्फ को क्या समझ पाएंगे? जमाली साहब, उसने इल्तिजा की। आपसी लड़कियां अपने रफीक-ए-हयात को इस तरह चुनती हैं जिस तरह मेनू में से कोई अजनबी नाम की डिश ऑर्डर कर दी जाए महज तजुर्बे की खातिर, महज तजस्सुस के लिए। वो फिर भी चुप रही। इतने सारे हुस्न का प्रोफेसर साहब को क्या फायदा होगा भला? मनी प्लांट पानी के बगैर सूख जाता है। औरत का हुस्न परस्तिश और सताइश के बगैर मुरझा जाता है। किसी ज़हीन मर्द को भला किसी खूबसूरत औरत की कब जरूरत होती है? उसके लिए तो किताबों का हुस्न बहुत काफी है। शमदान अपनी 5 मोमबत्तियों समेत दम साधे जल रहा था और वो क्यूटेक्स लगे हाथों को बगौर देख रही थी। मुझसे बेहतर लसीदागो आपको कभी नहीं मिल सकता लमर, मुझसा घर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा घर इस होटल में है और होटल सर्विस से बेहतर कोई सर्विस नहीं होती। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरी बातों पर आपको उस वक्त यकीन आएगा जब आपके चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाएंगी, हाथ कीकर की छाल जैसे हो जाएंगे और पेट छागल में बदल जाएगा। मैं तो चाहता था, मेरी तो तमन्ना थी कि जब हम इस होटल की लॉबी में इकट्ठे पहुंचते, जब इसकी बार में हम दोनों का गुजर होता, जब इसकी गैलरियों में हम चलते नजर आते, तो अमेरिकन टूरिस्ट से लेकर पाकिस्तानी पेटी बोर्जुआ तक सब हमारी खुशनसीबी पर रश्क करते। लेकिन आप आइडियलिस्ट बनने की कोशिश करती हैं। ये हुस्न के लिए गड्ढा है बर्बादी का। सावन की रात जैसा गहरा नीला सूट, कार्नेशन का सुर्ख फूल और आफ्टर शेव लोशन से बसा हुआ चेहरा बिलाधिर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बढ़ते हुए बोला, किसी से आइडियल्स मुस्तार लेकर जिंदगी बसर नहीं हो सकती मोहतरमा। आदर्श जब तक अपने जाती न हो हमेशा मुंतशिर हो जाते हैं। पहाड़ों का पौधा रेगिस्तान में नहीं लगा करता। उसमें तो इतना हौसला भी न रहा था कि आलिरी नजर जमाली मलिक पर ही डाल लेती। दरवाजे के मद्दूर हैंडल पर हाथ डालकर जमाली मलिक ने थोड़ा सा पट खोल दिया। गैलरी से लड़कियों के हंसने की आवाजें आने लगी। मैं भी किस ददर रहमत हूँ, उससे अपना केस प्लीड कर रहा हूँ जो कभी का फैसला कर चुकी है। अच्छा जी, मुबारक हो आपको। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। जाते हुए वजी मैनेजर को एक नज़र बीबी ने देखा और अपने आप पर लानत भेजती हुई उसने नजरें झुका लीं। चंद लम्हों बाद दरवाजा फिर खुला और अधखुले पट से जमाली मलिक ने चेहरा अंदर करके देखा। उसकी हल्की ब्राउन आंखों में नमी और शराब की मिलीजुली चमक थी, जैसे गुलाबी शीशे पर आहों की भाप इकट्ठी हो गई हो। मुझसे बेहतर आदमी तो आपको मिल रहा है, लेकिन मुझसे बेहतर घर न मिलेगा आपको मगरिबी पाकिस्तान में। इसी तरह संतो जमादारनी के जाने पर बीबी ने सोचा था, हमसे बेहतर घर कहाँ मिलेगा कलमुही को। इसी तरह धुर्शीद के चले जाने पर वो दिल को समझाती थी कि उस बदबख्त को इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा, और साथ साथ बीबी ये भी जानती थी कि उससे बेहतर घर चाहे न मिले वो लौट कर आने वालियों में से नहीं थी। इतने बरस गुजरने के बाद एक पुल तामीर हो गया, आप ही आप माजी से जोड़ने वाला। वो दिल बर्दाश्ता अनारकली चली गई। उसका ख्याल था कि वो 4 घंटे की ठहर मौजूदगी में सब कुछ ठीक कर देगी। संतू जमादारनी और रुर्शीद तक को आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा।
लेकिन हुआ यूं कि जब वो अपने इकलौते 10 रुपए के नोट को हाथ में लिए बानो बाजार में खड़ी थी और सामने रबड़ की चप्पलों वाले से भाव कर रही थी और न चप्पलों वाले 2.25 से नीचे उतरता था और न वो 2.5 रुपए से ऊपर चढ़ती थी, उस वक्त एक सियाह कार उसके पास आकर रुकी। अपने बाएं फिटे पैरों को नई चप्पल में फंसाते हुए उसने एक नजर कार वाले पर डाली। वो अपालो के बुत की तरह वजी था। कनपटियों के दरीब पहले चंद सफेद बालों ने उसकी वजाहत पर रौब-ए-हुस्न की मोहर भी लगा दी थी। वत ने उस सेंट का कुछ न बिगाड़ा था। वो उसी तरह महफूज था जैसे अभी कोल्ड स्टोरेज से निकला हो। बीबी ने अपने कीकर के छाल जैसे हाथ देखे, पेट पर नजर डाली जो छागल में बदल चुका था और उन नजरों को झुका लिया जिनमें अब कतीरा गोंद की बुझी बुझी सी चमक थी। जमाली मलिक उसके पास से गुजरा लेकिन उसकी नजरों में पहचान की गर्मी न सुलगी। वापसी पर वो प्रोफेसर साहब से आंखें चुराकर बिस्तर पर लेट गई और आंसुओं का रुका हुआ सैलाब उसकी आंखों से बह निकला। प्रोफेसर साहब ने बहुत पूछा लेकिन वो उन्हें क्या बताती कि दर्द चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो जाए उसकी जड़ें हमेशा जमीन को हवस से कुरेदती रहती हैं। वो उन्हें क्या समझाती कि आइडियल्स कुछ मांगे का कपड़ा नहीं जो पहन लिया जाए। वो उन्हें क्या कहती कि औरत कैसे तवक्कुआत वाबस्ता करती है और ये तवक्कुआत का महल क्यों कर टूटता है। वो दरी प्रोफेसर साहब को क्या समझाती। ऐसी बातें तो ठालिबन जमाली मलिक भी भूल चुका था।